हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डिजिटल गुरु। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 9 की हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। वहाँ पे इस चैप्टर का हमने इंट्रोडक्शन के ऊपर बात की थी। उसके बाद स्टूडेंट्स के काफ़ी रिक्वेस्ट आए हमारे पास कि सर नई वीडियो जल्द से जल्द अपलोड कीजिए, तो उसी सीरीज़ का ये अगला पार्ट है। क्लास 10th की भी स्टूडेंट्स की लगातार डिमांड आ रही है कि क्लास 10th की भी SST की वीडियोस ऐसे ही प्रोवाइड कीजिए, ठीक है। तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि बहुत जल्द से जल्द आपको 10th की भी वीडियो मैं प्रोवाइड कर सकूँ, और आपका ऐसा ही प्यार बना रहा तो ज़रूर हम आगे की भी क्लासेस के और वीडियोस लेकर के आएंगे। एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके आप नोटिफिकेशन के लिए रेडी हो जाइए ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। दूसरी चीज़ ये कि आप इस वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। एक और छोटा सा रिक्वेस्ट ये है कि आप इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, लास्ट तक आप देखिए वीडियो को, जिससे कि आपको पूरे कंटेंट के बारे में एक सही डिस्क्रिप्शन मिल सके, ठीक है। तो हम इस इंट्रोडक्शन वाले पार्ट के बाद जो पहला हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। Late 19th century was a time of profound social and economic changes. 19th century में, especially late 19th century में, there were several factors for social, economic, political changes all around the world, not only in Europe. It was especially in Europe, but in all around the world, social, economic, political changes were there. स्पेशली इन यूरोपियन सोसाइटी व्हाट हैपेंड कि यूरोपियन सोसाइटी में क्या देखते हैं हम कि कई फैक्टर्स हैं। अगर हम उनको समराइज करें तो देखें कि न्यू सिटीज के बाद न्यू इंडस्ट्रियल रीजन्स डेवलप, एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑफ, ये चार फैक्टर्स को अगर हम एक सीक्वेंस में देखें, ठीक है, तो हम क्या समझ पाते हैं कि देखिए 19th सेंचुरी के एंड तक वर्ल्ड जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ हम बढ़ रहे थे, ठीक है। स्पेशली जो यूरोपियन सोसाइटी था वो, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि नई नई इंडस्ट्री सेटअप होने लगे, लोगों के जो ज़रूरतें बढ़ने लगी, इसकी वजह से क्या हुआ, नई नई इंडस्ट्री सेटअप होने लगे। जब नई नई इंडस्ट्री सेटअप होंगे, आप अपने सराउंडिंग्स में भी देखते होंगे कि एक छोटी सी फैक्ट्री आपके आसपास लगती है तो उसके आसपास क्या होती है, छोटी मोटी दुकानें खुलने लगती है, एक छोटा टाउनशिप डेवलप होने लगता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो एक बड़े टाउन में डेवलप हो जाता है। तो ये जो नए नए इंडस्ट्री सेटअप हो रहे थे, इसकी वजह से क्या हो रहे थे, न्यू सिटीज भी इमर्ज हो रहे थे। न्यू सिटीज तो इमर्ज हो ही रहे थे, उसके साथ साथ जब नई इंडस्ट्री सेटअप की जाएगी तो उसके लिए ज़रूरत क्या होगी, जब हम नई इंडस्ट्री सेटअप करेंगे तो क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे। गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे तो क्या करेंगे, उनको हम मार्केट में ले जाएंगे बेचने के लिए। अगर मार्केट में ले जाना है हमें बेचने के लिए, दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करना है, तो हमें फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। तो इससे क्या हुआ, इंडस्ट्रियल जो रीजन्स डेवलप हो रहे थे, इसका एक दूसरा जो साइडलाइन आउटकम था वो था एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज एक्सपेंड हुए, ठीक है। और इन सभी फैक्टर्स को मिलाकर के क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बड़े पैमाने पर हुआ, जिसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। मतलब क्या हुआ, इंडस्ट्रीज में एक रिवोल्यूशनरी चेंजेस हमें देखने को मिलती है। मतलब जो इससे पहले की सोसाइटी थी उसमें मोड ऑफ प्रोडक्शन जो था वो स्लो था, यहाँ पे आकर के इतना रैपिड प्रोडक्शन हो गया मशीन्स की इस्तेमाल से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, कि इट ब्रॉट बूम इन द प्रोडक्शन। ओके, सो दीज वर द फैक्टर्स। देन इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट men, women and children to the factories। अब क्या हुआ कि जब इंडस्ट्रियल रीजन्स डेवलप होंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, तो क्या जरूरत पड़ेगी, वहां पे वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी। ऑलरेडी इस इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले यूरोप में अनएम्प्लॉयमेंट वाइड स्प्रेड था, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़े पैमाने में था।
तो इंडस्ट्रियल रीजन्स डेवलप होने से क्या हुआ, लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिली जिससे कि वो फैक्ट्रीज की तरफ जाए, ठीक है। तो दिस इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मेन विमेन एंड चिल्ड्रन टू द फैक्ट्रीज, फैक्ट्रियों में एज ए लेबर, ठीक है, मजदूरों के तौर पे मेन विमेन चिल्ड्रन सब चल रहे थे। जब नई नई इंडस्ट्रीज अभी सेटअप हो रहे थे तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं थे, कोई इस तरीके से कि किस तरीके से इंडस्ट्रीज को चलाई जाए, ठीक है, क्या रेगुलेशन होगा इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए, ये सब चीज़ें क्लियर नहीं थी। तो कोई भी इंडस्ट्री क्यों लगाता है, इंडस्ट्री इसलिए लगाता है जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करो, प्रॉफिट कमा सके, ठीक है। तो वो क्या चाहता है कि अगर जो हमारे वर्कर्स हैं उनको हम कम पैसे से ज़्यादा काम कराएं, तो वर्किंग आवर्स, वर्कर्स के जो वर्किंग आवर्स से वो वेल डिफाइंड नहीं थे, ज़्यादा घंटे पर काम करना पड़ता था। पुअर वेजेस, मतलब उनकी जो तनख्वाह थी, ठीक है, मंथली जो इनकम थी या जो डेली वेजेस मिलते थे, वो इन कंपेरिजन टू देयर वर्किंग आवर्स दे वर नॉट अप टू द मार्क, ठीक है। While towns were growing rapidly, there were problems of housing and sanitation, ठीक है। तो देखिए, जब भी कोई अनप्लान्ड सिटीज देखेंगे या अनप्लान्ड कॉलोनीज आप अपने आसपास देखेंगे, ठीक है, जिसकी कोई प्लानिंग नहीं होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है सैनिटेशन की, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है वहाँ पे कि गलियों की, मतलब एक कोई प्लानिंग नहीं होती है कि किस तरीके से वहाँ पार्क होगा या स्कूल होंगे, हॉस्पिटल कहाँ होगा, कोई ऐसी प्लानिंग नहीं होती। जैसे जैसे वो कॉलोनी डेवलप हो जाती है तो वहाँ पे सैनिटेशन की बहुत डेंजरस प्रॉब्लम होती है। तो वैसे ही ग्रोइंग जो टाउन्स थे वहाँ पे सैनिटेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। वर्कर्स लार्ज स्केल पे आ रहे थे तो उनको अप्रोप्रिएट हाउसिंग फैसिलिटीज नहीं मिल रही थी। लिबरल्स रेडिकल्स स्टार्टेड सर्चिंग सॉल्यूशन फॉर इट। अब ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स इमर्ज हो रही हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, नए नए टाउनशिप डेवलप होने की वजह से, तो लिबरल्स रेडिकल्स कंजर्वेटिव्स, ठीक है, पीछे के क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं इनके आइडियाज। तो लिबरल्स और रेडिकल्स जो थे वो क्या किए, उन्होंने इसके लिए सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की कि क्या इसके लिए हम रेमेडी ला सकते हैं। लिबरल्स रेडिकल्स में प्रॉपर्टी ओनर्स एंड एम्प्लॉयर्स। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे और कितना इंटरेस्टिंग है कि ये जो लिबरल्स है, रेडिकल्स है, ये भी प्रॉपर्टी ओनर्स थे, ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी ओनर्स थे और ये भी एम्प्लॉयर थे। मतलब इन फैक्ट्रियों में जो मजदूर काम करने वाले हैं उनको मजदूरी पे रखने के लिए ये भी, मतलब उनको जॉब देने वाले ये लोग भी, कौन, लिबरल्स एंड रेडिकल्स, ठीक है। फिर क्या हुआ, लिबरल्स एंड रेडिकल्स स्ट्रेस्ड ऑन हेल्दी वर्कफोर्स, दे आल्सो एम्फसाइज्ड ऑन सिटीजंस एजुकेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। मतलब क्या था, लिबरल्स रेडिकल्स का व्यूज क्या था कि अगर हमें कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए तो क्या करना होगा, हमें एक हेल्दी वर्कफोर्स के ऊपर ध्यान देना होगा। हेल्दी वर्कफोर्स मतलब कि आपके काम के घंटे जो है वो डिफाइन हो, आपको कितनी वेजेस मिलेंगी वो डिफाइन हो, फैक्ट्रीज में आप काम करने जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या क्या आपको बेसिक एमिनिटीज़ मिलेंगी, ठीक है। आपकी अगर कोई इंजरी हो जाती है फैक्ट्री में तो उसके लिए आपको क्या प्रोविज़न होंगे, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। भाई अभी तभी तो आप ऑनेस्टली काम करेंगे कहीं पे नहीं। तो दे ऑल्सो, हाँ, दूसरी चीज़ ये कि एजुकेशन, अगर आप एजुकेटेड होंगे तो आपकी सोच अच्छी होगी, ठीक है, आप अच्छे तरीके से काम करेंगे, सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, आप एज ए इंडिविजुअल आप खुद को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और आप एक अच्छे सिटीजन्स की तरह आप अपने कंट्री के ग्रोथ में, इकोनॉमिक ग्रोथ में अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे। तो ये मानना था किसका, लिबरल्स और रेडिकल्स का। दे बिलीव इन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट, लेबर एंड एंटरप्राइजेस, ठीक है। मतलब क्या है कि आपके अंदर क्या होना चाहिए, एक एफर्ट लगाने वाली एटीट्यूड होनी चाहिए कि आप खुद की तो ग्रोथ करें ही करें, कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ में भी हेल्प करें, ये चीज़ें थी। दूसरी चीज़ की लेबर एंड एंटरप्राइजेस, मतलब लोगों का जो माइंडसेट हो एंटरप्रेन्योरशिप वाली हो, इन बातों पे स्ट्रेस किया।
दूसरी चीज ये कि फॉर सोशल डेवलपमेंट दे फेल्ट फॉलोइंग थिंग्स एसेंशियल। किन चीजों पे और ज्यादा जोर दिया लिबरल्स एंड रेडिकल्स ने कि एश्योरेंस ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रीडम, मतलब एज ए इंडिविजुअल आपकी बहुत सारी फ्रीडम होनी चाहिए, ठीक है, मतलब आप अपनी बातों को रख सके, अपने कहीं मूवमेंट करना है तो आप मूव कर सके, ठीक है, हर तरीके की आपको फ्रीडम होनी चाहिए। तीसरी चीज है कि नो रिस्ट्रिक्शन ऑन दोज हु आर हैविंग कैपिटल्स, मतलब जिन लोगों के पास कैपिटल है उनके ऊपर किसी तरीके का रेस्ट्रिक्शन ना हो। कोई फैक्ट्री लगाना है तो आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत ना हो, मतलब ये ऐसी सोच थी लोगों की, मतलब ये सारी चीज़ें अभी चल नहीं रही थी। ये लिबरल्स एंड रेडिकल्स की सोच थी कि इस तरीके से हमें सोसाइटी को चेंज करना होगा, ठीक है। तो उनके व्यूज में, उनके आइडियाज के हिसाब से कैपिटल जिसके पास है उसके ऊपर हमें किसी तरीके के रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं करने चाहिए कि आपको ये चीज़ें, ये फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी। इसके बाद इन अर्ली 19th सेंचुरी द लिबरल्स एंड रेडिकल्स वेयर सपोर्टेड बाय सोसाइटी फॉर दीज चेंजेस, ठीक है। तो ये जो चेंजेस लाने की सोच रहे थे कौन, लिबरल्स और रेडिकल्स, इसके लिए सोसाइटी की तरफ से भी उनको बहुत सारे सपोर्ट मिले। मतलब लोग क्या थे, जो लिबरल्स रेडिकल्स के नए नए ऑर्गेनाइजेशन बन रहे थे, नई नई पार्टियां बन रही थी, उन पार्टियों को ज्वाइन कर रहे थे, उनके आइडियाज़ के साथ चलने को तैयार थे। तो इस तरीके से लोगों का भी सपोर्ट जो था, सिटीजन सपोर्ट, वो भी था अलग अलग कंट्रीज में लिबरल्स और रेडिकल्स के पास, ठीक है। तो अब नेशनलिस्ट, लिबरल्स एंड रेडिकल्स favored revolutions to overthrow the monarchical governments from European society that existed till 1815। मतलब क्या है कि 1815 तक 19th सेंचुरी के बिगिनिंग में क्या देखते हैं हम कि यूरोपियन सोसाइटीज में ज़्यादातर कंट्रीज में, चाहे वो फ्रांस हो, अगर हम फ्रांस की बात करें या जर्मनी की बात करें या फिर हम इटली की बात करें, ठीक है, या फिर हम रशिया की बात करें, इन सभी जगहों पे हम क्या पाते हैं कि यहाँ पे किस तरीके की गवर्नमेंट, मोनार्किकल सिस्टम है, मोनार्किकल गवर्नमेंट है, जिससे कि लोग वहाँ के बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो क्या चाहते हैं लोग, नेशनलिस्ट, लिबरल्स, रेडिकल्स, ये चाहते हैं कि बहुत बड़ा रिवोल्यूशन किया जाए। रिवोल्यूशन के थ्रू क्या किया जाए, जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, मोनार्किकल सिस्टम वाली जो गवर्नमेंट है, राजतंत्र वाली जो सिस्टम है, जिसके पावर के ऊपर हमारे कोई कंट्रोल नहीं है, उन सारे सिस्टम्स को हटा दिया जाए, एक नई सिस्टम लाई है, ठीक है। और हम पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में कि क्या था लिबरल्स का आइडिया और क्या था रेडिकल्स का आइडिया, ठीक है। किस तरीके से ये रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की बात करते हैं, ठीक है। नेशनलिस्ट वांटेड इक्वल राइट्स फॉर सिटीजन्स थ्रू रिवॉल्यूशन, ठीक है। नेशनलिस्ट क्या चाहते हैं कि इक्वल राइट्स हो, ठीक है, सभी इंडिविजुअल, जितने भी इंडिविजुअल हैं किसी भी देश में, किसी पर्टिकुलर कंट्री में रहने वाले जो लोग हैं, उन सबके पास इक्वल राइट्स हो। जो राइट आपके पास है वो राइट हमारे पास हो, वही राइट हमारे फेलो सिटीजन्स के पास हो, ठीक है। तो सबके पास इक्वल राइट्स हो। आफ्टर 1815 गिउसेप मेज़िनी अचीव्ड सच सिस्टम इन इटली। तो ये जो पूरे सिस्टम चेंज करने की बात की जा रही है कि मोनार्किकल सिस्टम को हटा दिया जाए, या जो लिबरल्स रेडिकल्स किस तरीके से एंटरप्रेन्योर माइंडसेट की बात करते हैं, किस तरीके से हेल्दी वर्कफोर्स की बात करते हैं, ये जो सारे सिस्टम खास करके जो एंड वाले पॉइंट है, इन सबको इटली में एक बहुत बड़े रिवोल्यूशन के थ्रू लोगों के साथ मिलजुल के गिउसेप मेज़िनी ने, ठीक है, इटली में 1815 के बाद ये सारे सिस्टम को अचीव किया, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन का, इंडस्ट्रियल सोसाइटी इन सोशल चेंज, ठीक है। इसका पूरा डिस्कशन था। अगले वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक को लेकर के आएंगे, ठीक है। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि अगर आपकी और कोई रिक्वायरमेंट है चैप्टर को या टॉपिक को समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आगे के वीडियोज़ में हम उसको सुधार कर पाएंगे, ठीक है।
इस जाते जाते इस वीडियो में एक रिक्वेस्ट आपसे कि इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसको प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगला वीडियो जब भी अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।